हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रांसवर्स वेव के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। एनर्जी इन ट्रैवलिंग वेव, और फिर उसके बाद में हम एक डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन ट्रैवलिंग वेव, और फिर उसके बाद में एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इन ट्रैवलिंग वेव। फिर इसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो कुल मिला के आज के इस लेक्चर में हम एक बड़े से डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे, और आज का टॉपिक क्या है? एनर्जी इन ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव को आप प्रोग्रेसिव वेव भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और मान लो मेरे पास एक रस्सी है, इलास्टिक रस्सी, इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है, और ये रस्सी की पोजीशन है या स्नैपशॉट है जब उस रस्सी में ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, स्नैपशॉट एट एन इंस्टेंट टी। तो एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो उस ट्रैवलिंग वेव का ये फोटो है एट एन इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी, स्नैपशॉट है ये। ठीक है, तो अब देखो रस्सी इलास्टिक है ना, तो ये रस्सी की स्ट्रेच्ड पोजीशन होगी जब उसमें ट्रैवल कर रही है हमारी ट्रैवलिंग वेव। अगर इस रस्सी में ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल नहीं करती तो इसी रस्सी की पोजीशन ये होती ना अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, ये ब्लैक ब्लैक। अगर इसमें ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल नहीं करती तो ये जो ब्लैक ब्लैक पोजीशन है ये रस्सी की अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ऑफ रस्सी जब उसमें कोई ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल नहीं कर रही। ठीक है, अब देखो रस्सी में ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल कर रही है और एट टी इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ये रस्सी का स्नैपशॉट है या ट्रैवलिंग वेव का स्नैपशॉट है। तो ऑब्वियसली ये जो पोजीशन होगी रस्सी की, ये स्ट्रेच्ड पोजीशन होगी, तो रस्सी की ये लंबाई इस लंबाई से ऑब्वियसली ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि ये ब्लैक ब्लैक तो रस्सी की अनस्ट्रेच्ड पोजीशन और ये स्ट्रेच्ड पोजीशन। ठीक है, तो स्ट्रेच्ड पोजीशन ये जो रस्सी की है, तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में रस्सी में टेंशन भी आएगी, देयर विल बी टेंशन टी इन स्ट्रिंग, बिल्कुल आएगी। ठीक है, और देखो स्ट्रेच्ड पोजीशन में मान लो क्रेस्ट के मिडल के नजदीक मैंने रस्सी का ये पोर्शन मान लिया। ठीक है, स्ट्रेच्ड पोजीशन में क्रेस्ट के मिडल के नजदीक मैंने रस्सी का ये पोर्शन मान लिया। तो देखो क्रेस्ट के मिडल पे ये जो रस्सी के पार्टिकल्स होंगे ये एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, रेस्ट फॉर ए मोमेंट, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन होगी ना ये क्रेस्ट का मिडल। तो देखो क्रेस्ट के मिडल के नजदीक रस्सी के इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्रेस्ट के मिडल के नजदीक, नियर क्रेस्ट मिडल। तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, रस्सी के ये पॉइंट्स एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम आएगी, 0। सही बात है। तो अब देखो रस्सी के इसी पोर्शन की बात करो इन अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, तो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में रस्सी के इसी पोर्शन की लंबाई इतनी होती,
स्ट्रेच्ड पोजीशन में रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई अब इतनी है, तो ये ऑब्वियसली इससे स्लाइटली ग्रेटर होगी, ठीक है। और देखो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो किसकी वजह से आएगी? ड्यू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रस्सी। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आएगी? ड्यू टू स्ट्रेचनेस इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पे देखो नियर दी मिडल ऑफ क्रेस्ट, रस्सी के इस पोर्शन की बात करो स्ट्रेच्ड पोजीशन में, तो ये लंबाई इससे स्लाइटली ग्रेटर होगी, स्लाइटली ग्रेटर, तो नियरली सेम कह सकता हूं। तो यहां पे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, स्ट्रेचनेस ना के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या आ जाएगी? मिनिमम, ठीक है। तो अब रस्सी के किस पोर्शन की बात करो? इस पोर्शन की, ये जो पोर्शन है स्ट्रेच्ड पोजीशन में मीन पोजीशन के नजदीक, ठीक है। स्ट्रेच्ड पोजीशन में मीन पोजीशन के नजदीक जो ये रस्सी का ये पोर्शन है ना, इसकी बात करेंगे अब हम। नियर मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो जब पार्टिकल्स मीन पोजीशन से पास होंगे तो रफ्तार मैक्सिमम होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब स्ट्रेच्ड पोजीशन में रस्सी के इस पोर्शन की बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? मैक्सिमम। और अब देखो अगर यही पोर्शन अनस्ट्रेच होता तो लंबाई इतनी होती, और स्ट्रेच्ड पोजीशन में इस पोर्शन की लंबाई ये है, तो ये इससे तो काफी ज्यादा ही है। स्ट्रेच्ड पोजीशन में लंबाई इतनी, अगर यही पोर्शन अनस्ट्रेच्ड होता तो लंबाई इतनी होती ना, तो ये तो इससे काफी ज्यादा ही है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगी मैक्सिमम। तो इस पोर्शन के लिए बात करोगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिनिमम, मतलब क्रेस्ट के मिडल के नजदीक जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं इन स्ट्रेच्ड पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और मीन पोजीशन के नजदीक जो रस्सी के पार्टिकल्स हैं इन स्ट्रेच्ड पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो देखो जब कोई ट्रैवलिंग वेव ट्रैवल करती है ना, तो वो एनर्जी प्रोसेस करती है या एनर्जी कैरी करती है, एनर्जी कैरिड बाय ट्रैवलिंग वेव, ठीक है। उस एनर्जी को मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, और ये एनर्जी दो तरह की होगी, काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट करूंगा और पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करूंगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होगी? ड्यू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ स्ट्रिंग, ड्यू टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रस्सी। और पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होगी? ड्यू टू स्ट्रेचनेस इन स्ट्रिंग, ठीक है। और अब देखो एक और बात है यहां पे, मेन बात, हालांकि उसको हम प्रूव भी कर देंगे, उसको मैं लिखने जा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी किसके बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ के इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ यू। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका यूज होगा
एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन ट्रैवलिंग वेव में और एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इन ट्रैवलिंग वेव। अभी हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डी के बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स। तो मान लो ये y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस, ठीक है। मान लो ये रस्सी का स्नैपशॉट है या ट्रैवलिंग वेव का स्नैपशॉट है एट एनी इंस्टेंट t इज इक्वल टू टी। ये स्नैपशॉट है, रस्सी का बोल सकते हो या ट्रैवलिंग वेव का स्नैपशॉट बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और मान लो ट्रैवलिंग वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है या प्रोपेगेट कर रही है विद वेलोसिटी v। तो ये क्या है, वेव वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो ये रस्सी की ऑब्वियसली स्ट्रेच्ड पोजीशन होगी क्योंकि रस्सी इलास्टिक है ना, इलास्टिक रस्सी। तो ये रस्सी की स्ट्रेच्ड पोजीशन होगी। स्ट्रेच्ड पोजीशन में ऑब्वियसली रस्सी में टेंशन भी आएगी, टी टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। और मान लो रस्सी का मास पर यूनिट लेंथ है म्यू, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी, ठीक है। तो वेव वेलोसिटी v ये किसके बराबर आएगी, रूट टी बाई म्यू। ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से x डिस्टेंस दूर और ये थोड़ा सा और आगे बढ़ो dx। तो ये मैंने छोटा सा एलिमेंट मान लिया रस्सी का इन स्ट्रेच्ड पोजीशन, ठीक है। मान लो ये होगा y, तो ये भी y आएगा। तो ये कितना आएगा, dy आएगा। और ये कितना आएगा, dx, सही है। तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई जो छोटा सा एलिमेंट माना है ये मान लो होगी dl, ठीक है। तो अब देखो अगर रस्सी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में होती तो रस्सी के इस छोटे से एलिमेंट की लंबाई इतनी होती ना, सही बात है, dx होती। अगर रस्सी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में होती, ये होती ना रस्सी के अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, तो अब तो फिलहाल ये रस्सी स्ट्रेच्ड पोजीशन में है। स्ट्रेच्ड पोजीशन में मैंने इस रस्सी का छोटा सा एलिमेंट माना है dl, तो इसी की लंबाई dx होती ना अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में। तो ऑब्वियसली dx dl से कम आएगा या dl dx से तो ज्यादा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में रस्सी के इस छोटे से एलिमेंट का जो मास आएगा, स्ट्रेच्ड पोजीशन में इस एलिमेंट का उतना ही मास आ जाएगा। तो मान लो इस एलिमेंट का मास है dm, तो वो क्या आएगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी म्यू इंटू में दिस dx। क्योंकि देखो ये जो रस्सी का छोटा सा पोर्शन है ना अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में, इसी पोर्शन की लंबाई बढ़ेगी स्ट्रेच्ड पोजीशन में और dl होगी। तो इसका जो मास आएगा dm म्यू इंटू में dx वही इसका हो जाएगा, मास तो सेम रहेगा ना, बस ड्यू टू इलास्टिसिटी इन स्ट्रिंग इस छोटे से पोर्शन की लंबाई बढ़ के dx से बढ़ के dl होगी, ठीक है। तो अब देखो dl ये क्या आएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, सही बात है। और देखो मान लो इस
वेव की जो इक्वेशन आएगी ये आएगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशन। तो पार्टिकल वेलोसिटी ये क्या होती है, करली y बाय करली टी, मतलब a ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही बात है। तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में इस छोटे से एलिमेंट में जितने पार्टिकल्स होंगे रस्सी के, उन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी मैं ये मान सकता हूं ना, बिल्कुल मान सकता हूं। ठीक है। तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में रस्सी के इस छोटे से एलिमेंट की जो काइनेटिक एनर्जी आएगी डी के, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ dm इंटू में वीपी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल। तो डी के इज इक्वल टू 1/2 dm कितना, म्यू डी एक्स इंटू में वीपी स्क्वायर। सही बात है। तो देखो यहां से डी के बाय डी एक्स ये कितना आ गया, 1/2 म्यू वीपी स्क्वायर। ठीक है। अब आओ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। रस्सी के इस छोटे से पोर्शन में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि स्ट्रेच्ड पोजीशन है ना ये रस्सी की, तो स्ट्रेच्ड पोजीशन में रस्सी के इस छोटे से एलिमेंट में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी ड्यू टू स्ट्रेचनेस है वो फाइंड आउट करो। ठीक है। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो देखो रस्सी की अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ये और स्ट्रेच्ड पोजीशन ये, तो रस्सी में स्ट्रेचनेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ड्यू टू स्ट्रेचनेस इन स्ट्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है। और रस्सी में स्ट्रेचनेस आएगी और वो भी इलास्टिसिटी की वजह से आएगी, तो रस्सी में टेंशन भी आएगी टी। इस रस्सी में टेंशन क्या रहेगी, टी इन स्ट्रेच्ड पोजीशन। तो इस रस्सी में टेंशन टी के द्वारा जो वर्क डन है ना, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। रस्सी में जो टेंशन आएगी टी, उसके द्वारा जो वर्क डन है ना, वही यहां पे रस्सी में स्ट्रेच्ड पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। तो इस स्ट्रेच्ड पोजीशन में रस्सी के छोटे से एलिमेंट में जो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी डी यू, वो क्या आएगी, वर्क डन के बराबर, फोर्स एक तरह से टेंशन इनटू में एक यहां पे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या लिखी जाएगी, लॉजिक का यूज करो, इसी पोर्शन की लंबाई इन अनस्ट्रेच्ड पोजीशन dx और स्ट्रेच्ड पोजीशन में लंबाई dl, तो dl dx से ज्यादा होगी, तो एक तरह से यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखी जाएगी, dl माइनस dx। ठीक है। और dl ये है रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, ये dl और ये माइनस dx। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे केवल इस टर्म में यहां पे आगे dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा, dx से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर बाय में dx स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि अंडर द रूट ऑफ dx स्क्वायर यहां पे बार dx ही होना है। ठीक है। और यहां पे माइनस dx है ही, तो dx का स्क्वायर बाय में dx स्क्वायर ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर हो जाएगा ये 1 प्लस
डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे डी एक्स को कॉमन ले लो तो डी यू कितना आ गया, टी डी एक्स इंटू में अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और -1। इस अंडर द रूट को, स्क्वायर रूट को मैं पावर 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब किसका यूज करो, बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो डी यू ये कितना आ गया, टी डी एक्स इंटू में 1 + 1/2 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर -1, 1 - 1 0। तो डी यू कितना आ गया, टी डी एक्स इंटू में 1/2 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो डी यू ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैं अभी इरेज कर सकता हूं। तो यहां से डी यू कितना निकल के आया, टी डी एक्स 1/2 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो अब देखो y तो x और t का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखना अच्छा रहेगा, करली y बाई करली x, ठीक है, क्योंकि y x और t दोनों का फंक्शन है ना। तो करली y बाय करली x लिखना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहां से डी यू बाई डी एक्स ये कितना आ गया, t/2 इंटू में करली y बाय करली x का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहां पे दोनों तरफ स्क्वायर करना, v स्क्वायर कितना आया, t/μ। तो t कितना आ गया, v स्क्वायर म्यू। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए, जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है ना vp, ये किसके बराबर होती है, माइनस वेव वेलोसिटी v इंटू में ये जो स्नैपशॉट है ना इस पे टेंजेंट की स्लोप, मतलब करली y बाय करली x। तो यहां पे भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो vp स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर करली y बाय करली x का स्क्वायर। तो यहां से करली y बाय करली x के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, vp स्क्वायर बाय में v स्क्वायर। तो t की तो वैल्यू ये पुट करनी है v स्क्वायर म्यू, यहां पे v स्क्वायर म्यू, और बाय में 2 तो है ही। वो करली y बाय करली x स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दो, vp स्क्वायर बाय में v स्क्वायर। तो देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आएगा म्यू बाय 2 vp स्क्वायर। ये आया म्यू बाय 2 vp स्क्वायर। तो डी यू बाय डी एक्स कितना आया, म्यू बाय 2 vp स्क्वायर, और यही डी के बाय डी एक्स आया था। तो इसका मतलब डी के बाय डी एक्स डी यू बाय डी एक्स के बराबर होगा, डी के बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू म्यू बाय 2 vp स्क्वायर। vp क्या, पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये प्रूव करना था ना, ये हमने कर भी दिया, ठीक है। तो अब देखो टोटल जो एनर्जी होगी ट्रैवलिंग वेव में E, वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो डी ई बाई डी एक्स ये किसके बराबर आएगा, डी की बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स, सही बात है।
तो डी के बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स तो दोनों बराबर हैं, तो इसको दो तरीके से लिख सकते हो, 2 डी के बाई डी एक्स बोल दो या 2 डी यू बाई डी एक्स। तो डी ई बाई डी एक्स ये कितना आ जाएगा, 2 डी के बाई डी एक्स बोल दो या 2 डी यू बाई डी एक्स, ये आएगा म्यू वीपी स्क्वायर। ठीक है, म्यू वीपी स्क्वायर, और वीपी ये है तो ये आ गया म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, डी ई बाई डी एक्स, डी ई बाई डी एक्स क्या है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एनर्जी पर यूनिट लेंथ इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, डी ई बाई डी एक्स एनर्जी पर यूनिट लेंथ, और ये आई है म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हम इसका यूज करेंगे, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो डी ई बाई डी एक्स ये कितना आया, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, एनर्जी पर यूनिट लेंथ इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमारा क्या टारगेट है, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन ट्रैवलिंग वेव, जिसमें डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, इसका यूज होगा। तो देखो फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ, यहां पे भी एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो एक तरह से इसको हम फोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटेड एज फोर्स। ठीक है, और वेव की वेलोसिटी वो थी v, वेव वेलोसिटी। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर होती है वो क्या होती है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, यही तो होती है, फोर्स डॉट वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड। और यहां पे इस टर्म को हम एज ए फोर्स ट्रीट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड वो कितनी आ जाएगी, दिस इनटू में वेव वेलोसिटी v फ्रॉम दिस, तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये तो इंस्टेंटेनियस पावर आई है ट्रांसमिटेड इन ट्रैवलिंग वेव, इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिटेड इन ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि टाइम का फंक्शन है ना। तो अब देखो P एवरेज ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। टाइम कहां से कहां तक, 0 से लेके t, और t क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिटेड आई है p, इसकी वैल्यू यहां पे पुट करनी है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v इंटीग्रेशन
कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टी बाय में इंटीग्रेशन डी टी टाइम 0 से t। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेशन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे ये इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को पूरे को सोल्व कर लोगे तो जो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड आएगी ना इन ट्रैवलिंग वेव, वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी बाय 2। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व करोगे ना जब, तो ये पी एवरेज इतना निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग वेव वो ओमेगा बाय 2 पाई होती है, तो ओमेगा कितना हो गया 2 पाई एफ। तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ यहां पे पुट कर दो बस, तो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन ट्रैवलिंग वेव वो इतना आ जाएगा। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ पुट कर दो बस यहां पे। ठीक है, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू में वी बाय 2, 2 दूनी 4। तो 2 को आगे ले लो। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया 2 म्यू ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर वी। ठीक है, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। ढंग से लिख लो इसको, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। और यहां पे ये ध्यान रहे ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग वेव, म्यू मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और v क्या है, वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो मान लो ये स्टैटिक पिक्चर है उस ट्रैवलिंग वेव की। ठीक है, और रस्सी को थोड़ी सी मोटी दिखाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये रस्सी का ही स्नैपशॉट है या ट्रैवलिंग वेव का ही स्नैपशॉट है। ठीक है, और मान लो इस रस्सी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना वो ऐसा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस रस्सी इज एस, और ये रस्सी का स्नैपशॉट है या ट्रैवलिंग वेव का स्नैपशॉट। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव इस डायरेक्शन में मान लो ट्रैवल कर रही है विद वी वेव वेलोसिटी। तो जो ये रस्सी है, रस्सी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने एस माना है। ठीक है, और मान लो इस रस्सी की जो डेंसिटी है ना वो रो है, तो रो में और म्यू में एक रिलेशन है, म्यू इज इक्वल टू रो एस। ऐसा होता है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ रस्सी इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट रस्सी। इसको मैं चाहूं तो निकाल भी सकता हूं। कैसे, मान लो मेरे पास एक रस्सी है जिसका मास m, लेंथ l, क्रॉस सेक्शनल एरिया s, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा m बाई l। ठीक है, और मान लो डेंसिटी रो है, तो डेंसिटी क्या आएगा, मास बाय वॉल्यूम मतलब SL। ठीक है, तो म्यू कितना आ गया m बाई एल। m बाई एल की वैल्यू यहां से क्या आएगी, रो एस ही तो आएगी, तो म्यू इज इक्वल टू रो एस। ये होगा म्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी, एस क्या होगा, एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट रस्सी। तो देखो ये वेव इस डायरेक्शन में चल रही है v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेव वेलोसिटी, और ये स्नैपशॉट है रस्सी का या उस ट्रेवलिंग वेव का। ध्यान रहे रस्सी का क्रॉस सेक्शनल एरिया s, डेंसिटी ऑफ रस्सी इज रो। तो देखो P एवरेज, ये क्या है, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड, एवरेज पावर की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिटेड की बात थोड़ी ना करेंगे। तो अब देखो पावर क्या क्या होती है, इतना जूल पर सेकंड, मतलब इस रस्सी के एस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, इतना जूल हर सेकंड में, ठीक है। एवरेज पावर ट्रांसमिटेड ये जो आई है इन ट्रेवलिंग वेव, इसका मतलब क्या है, इस रस्सी के एस क्रॉस सेक्शनल एरिया से हर सेकंड में इतना जूल एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। तो एवरेज इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, P एवरेज डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रस्सी। अब एवरेज इंटेंसिटी को मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो देखो एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू P एवरेज बाय S, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, उसका मतलब समझो इस रस्सी के पर यूनिट एरिया से हर सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, वो हो जाएगा एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इन दिस ट्रेवलिंग वेव। तो देखो इस रस्सी के इस एस क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में इतनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही थी, तो पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट होगी, बाय एस कर दो, वही एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड आ जाएगा इस ट्रेवलिंग वेव में। तो P एवरेज बाय एस कर दो, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, म्यू की जगह रो एस पुट कर दो, इनटू में V और बाय में ये S, तो S से S कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आया 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो V। तो ये क्या हो गया, एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इन ट्रेवलिंग वेव, एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इन ट्रेवलिंग वेव, मतलब इस रस्सी के पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से हर सेकंड में इतना जूल एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होगी, ठीक है, वही एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड हो जाएगा इन दिस ट्रेवलिंग वेव। तो अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, बस इसको आप ध्यान रखना, अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। फॉर कोरेंट सोर्सेज क्या होता है, एफ रो और वी ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं या कांस्टेंट होते हैं कोरेंट सोर्सेज के लिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कोरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, बस अभी थोड़ी देर के लिए इसको याद रखो, कोरेंट सोर्सेज के लिए एफ रो और वी फिक्स होते हैं, ठीक है। तो एफ रो और वी कांस्टेंट हो गए ना, तो एवरेज इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड फॉर कोरेंट सोर्सेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो एक तरह से मैं ऐसा लिख सकता हूं, I1 एवरेज बाय में I2 एवरेज फॉर कोरेंट सोर्सेज, A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर, मतलब A1 बाय A2 का स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन ट्रेवलिंग वेव, इसके ऊपर बेस्ड अब
अब हम दो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये जो एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन ट्रेवलिंग वेव आया है ना, 2π² a² f² μv, इसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं यहां पे, एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन ट्रेवलिंग वेव इज इक्वल टू 2π² a² f² μv। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखना आप। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है, द एवरेज पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑन स्ट्रिंग supporting a sine wave जो ट्रैवलिंग वेव होगी ना, इज 0.2 वाट व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 2 मिलीमीटर, व्हेन एम्पलीट्यूड ऑफ दैट ट्रैवलिंग वेव इज 2 मिलीमीटर। तो देखो एक साइन वेव है रस्सी के ऊपर, ठीक है, वो गिवन रस्सी है, तो उस रस्सी के क्रॉस सेक्शन से जो एवरेज पावर ट्रांसमिट हो रही है ना, वो 0.2 वोल्ट है, जब उस साइन वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड टू 3 मिलीमीटर, व्हाट विल बी एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इफ एम्पलीट्यूड इज इंक्रीज्ड टू 3 मिलीमीटर, सेम रस्सी में, ठीक है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.35 वोल्ट, बी ऑप्शन में 0.45 वोल्ट, सी ऑप्शन में 0.55 वोल्ट और डी ऑप्शन में 0.65 वोल्ट। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो सेम रस्सी है दोनों केस में, इसमें और इसमें, ठीक है, तो टेंशन सेम हो जाएगी दोनों केस में, बोथ केसेज में। एक तो केस है जब एम्पलीट्यूड 2 मिलीमीटर है और दूसरा केस है जब एम्पलीट्यूड 3 मिलीमीटर है, रस्सी वही है, ठीक है। तो बोथ केसेज में टेंशन सेम हो जाएगी और रस्सी वही है, तो मास पर यूनिट लेंथ ये भी सेम होगा दोनों केसेज में, ठीक है। और जो वेव वेलोसिटी आती है वो क्या होती है, √T/μ। टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ दोनों केसेज में सेम होगी, तो वेव वेलोसिटी ये भी सेम हो जाएगी दोनों केसेज में, ठीक है।
और फ्रीक्वेंसी भी ऑब्वियसली सेम होगी दोनों केसेस में, ठीक है। जब तक कहा ना जाए कि भाई फ्रीक्वेंसी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी का यहां पे कोई जिक्र नहीं है ना, तो इसका मतलब दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी को सेम माना जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी सेम दोनों केसेस में, म्यू सेम आ गया, वी सेम आ गया, केवल एम्पलीट्यूड अलग है, ठीक है। तो पी एवरेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड A1 है 2 मिलीमीटर, तो पी एवरेज 1 वो कितनी गिवन है 0.2 वाट। और जब एम्पलीट्यूड को मैं बढ़ा दूं 2 मिलीमीटर से बढ़ाकर कितना कर दूं 3 मिलीमीटर, तो पी एवरेज 2 ये फाइंड आउट करना है। तो पी एवरेज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड रहेगा। तो पी एवरेज 2 बाय में पी एवरेज 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, A2 स्क्वायर बाय में A1 स्क्वायर ऑब्वियसली। तो एक तरह से A2 बाय A1 का स्क्वायर आ जाएगा ये। तो P एवरेज 2 बाय P एवरेज 1, P एवरेज 1 कितना 0.2 वाट इज इक्वल टू A2 बाय A1 का स्क्वायर, मतलब 3 बाय 2 का स्क्वायर। तो P एवरेज 2 ये कितना आ गया 9 बाय 4 इंटू में 0.2 इतना वोट, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा नियरली 0.45 वोट, ये मेरा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल, तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या होगा, सेम रस्सी पे 2 एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, 2 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड ऑन सेम स्ट्रिंग, ठीक है। और दोनों एक्सपेरिमेंट में, इन बोथ एक्सपेरिमेंट्स रस्सी में टेंशन सेम रहेगी, ठीक है, ऐसा गिवन है, टेंशन विल बी सेम। तो 2 एक्सपेरिमेंट किए गए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में स्नैपशॉट गिवन है, ठीक है, रस्सी के बोल दो या ट्रैवलिंग वेव के स्नैपशॉट गिवन है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रस्सी का ये स्नैपशॉट गिवन है, एम्पलीट्यूड कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट नंबर 1, स्नैपशॉट, रस्सी का स्नैपशॉट बोल सकते हो या उस ट्रैवलिंग वेव का स्नैपशॉट बोल सकते हो। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 विद सेम रस्सी, और रस्सी में टेंशन भी सेम रहेगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में कुछ ऐसा गिवन है, एम्पलीट्यूड कितना 2 सेंटीमीटर। तो ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 स्नैपशॉट, दोनों इकट्ठे बना दिए मैंने यहां पे, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ एवरेज पावर ट्रांसमिटेड अलोंग स्ट्रिंग, मतलब P एवरेज 1 बाय में P एवरेज 2 ये फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 25 बाय 16,
और बी ऑप्शन में 45/16, सी ऑप्शन में 16/25, डी ऑप्शन में 16/45। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो रस्सी वही है, तो इसका मतलब म्यू फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया ना दोनों एक्सपेरिमेंट्स में। रस्सी तो वही है, सेम रस्सी के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, सेम रस्सी का यूज करते हुए दो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ठीक है, तो म्यू तो वही हो गया, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रस्सी दोनों एक्सपेरिमेंट में, इसलिए म्यू मैंने फिक्स कर लिया एक तरह से। अब देखो दोनों एक्सपेरिमेंट में रस्सी में टेंशन सेम रहेगी, ऐसा गिवन है, टेंशन सेम इन बोथ एक्सपेरिमेंट। और देखो वेव वेलोसिटी ये क्या होती है, √T/μ, तो टी भी सेम दोनों एक्सपेरिमेंट में, म्यू भी सेम, तो वेव वेलोसिटी ये भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी बोथ एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, तो म्यू और वी ये दोनों फिक्स हो गया, दोनों सेम हो जाएंगे दोनों एक्सपेरिमेंट्स में। तो अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करो, एम्पलीट्यूड A1 ये कितना 5 सेंटीमीटर। सेकंड एक्सपेरिमेंट में बात करो, एम्पलीट्यूड A2 ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब फ्रीक्वेंसी और देख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स इन बोथ एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे क्या होगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखो और अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में आओ, तो जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आधी साइकिल पूरी हो रही है, तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब F2 विल बी डबल ऑफ F1 ऑब्वियसली। तो यहां पे देखो P एवरेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, म्यू और V ये तो फिक्स हो गए दोनों एक्सपेरिमेंट में, मतलब कांस्टेंट हो जाएंगे, 2 और पाई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट ही है। तो P एवरेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A² F², मतलब एक तरह से A इंटू में F का स्क्वायर। तो P एवरेज 1/P एवरेज 2 फाइंड आउट करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा A1/A2 इंटू में F1/F2 का स्क्वायर। तो A1/A2 ये तो कितना आ गया 5/2, और F1/F2 ये कितना आ गया 1/2, और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये तो 5/4 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये 25/16 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।